गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जैसा कि आपको पता है कि हर रोज हम स्टडी करते हैं कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट का बिहेवियर किस तरह से रहा। तो उस सारे बिहेवियर को आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट की मूवमेंट रही। और आज जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट की मूवमेंट है उसका मुझे लगा कि आपको, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, हर रोज एक कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर आपको करवाऊँगा। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, वो रहेगा वीकली एक्सपायरी। एक्सपायरी क्या होती है इंडेक्स की? आप हर रोज जो टीवी देखते हैं या बिज़नेस चैनल देखते हैं, वहाँ आपको अक्सर सुनने को मिलता है, एक्सपायरी थी आज तो मार्केट ने इसलिए ऐसा बिहेव किया। तो ये एक्सपायरी आखिर होती क्या है? वो एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अब वापस चलते हैं, आज इंडेक्स कैसा रहा? अगर आप ऐसे इसको पढ़ेंगे ना, द ब्रॉडर निफ्टी 50 इंडेक्स क्लोजेस 24,768, तो आपको लगेगा या बहुत अच्छी अप्रॉक्सीमेटली 1% की गेन है। लेकिन स्टॉक मार्केट इतनी ग्रीन नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी ये लाइन आपको बता रही है। आज की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही है, वोलेटाइल, लेकिन वोलेटाइल रही है एक रेंज के बीच में। इस रेंज को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब आइए आप इस मैप के ऊपर। ये देखिए, मॉर्निंग में ये मार्केट ओपन होती है डाउन, और यहाँ से डाउन आती है मार्केट हेयर। यहाँ तक ये मार्केट डाउन होती है और ये बेस बनाती है यहाँ पे। यहाँ से राइज करती है और अप्रोक्सीमेट और यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये इंडेक्स है, आप इस गेन को, अगर आप दिन की गेन को देखेंगे तो आप गेन देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हल्की सी राइज है। लेकिन जब वो गिरी और फॉल से लेके यहाँ तक इसका राइज आप देखिए, एक्सपोनेंशियल राइज बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल राइज, बहुत मैसिवली ये राइज हुआ। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रीजन, किस चीज का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो फॉल हुआ है, फॉल का कारण क्या है। उसके बाद ये जो राइज हुआ है, इस राइज के रीजंस क्या हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है, हमारे स्टॉक गुरुकुल में एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, वो है आर, एंड आर इज फॉर रीजंस। तो हम हमेशा रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यही फिनोमिनन आप देखेंगे, सिमिलर फिनोमिनन किसमें आया? बीएससी जो सेंसेक्स है। और सेंसेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंसिटिव 30 जो टॉप कंपनीज हैं उनका इंडेक्स है। तो अगर आपको भारत की परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इन 30 टॉप कंपनीज को देखिए। जो मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स हैं उसमें मैं एट लेंथ इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये फॉल करता है और उसके बाद यहाँ तक ये इंक्रीज है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट्स की है। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पहले गिरती है और उसके बाद मार्केट ऊपर को बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली, मैंने पहले भी वर्ड यूज किया, एक्सपोनेंशियली राइज करती है। इन रीजंस को आज हम समझें। पहले ये 1200 पॉइंट की प्लंज होती है नीचे को, और उसके बाद ये रिकवरी होती है 2000 पॉइंट की। तो ये जो प्लंज हुई, पहले प्लंज मतलब गिरना, और रिकवरी ऊपर को उसका राइज करना, उसका अब एनालिस्ट पॉइंट टू द वीकली एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है, अ की ड्राइवर ऑफ द हाइटेंड वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। वीकली वीकली एक्सपायरी क्या होती है स्टॉक मार्केट में? मान लीजिए आपका जो सेंसेक्स है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, ये है अभी 100 पे,
100 पे। हमने इसके कॉन्ट्रैक्ट किए, हमने वीकली एक्सपायरी, और ये वीक शुरू होता है, यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ये मंडे है और ये है फ्राइडे। फ्राइडे 5 ही दिन स्टॉक मार्केट चलती है हमारी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब यहाँ पे एक होंगे पुट राइटर और एक होंगे कॉल राइटर। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ टर्म्स हैं, आप अपने आप इस एग्जांपल में समझ जाएंगे। कॉल वाले बोलते हैं कि इस वीक में ये जाएगा 110 पॉइंट, ये 100 है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि ये 110 पॉइंट जाएगा। तो अगर ये ऊपर को बढ़ेगा, राइज करेगा, तो जो आपके कॉल राइटर्स हैं, जो भी उन्होंने दाम रखा होगा वहां पे, वो उनके हाथ में होता कि कितना रखना, प्राइस रखना, तो इन सबको प्रॉफिट मिलेगा। पुट राइटर्स ने रखा होगा कि ये 100 है, ये हो जाएगा 95। तो इसको कहते हैं, आप एक्सपायरी की डेट आएगी इस दिन, आप पूरा 4 दिन 5 दिन जो मर्जी होता रहे, ये ऊपर जाएगा, 110 टच भी कर सकता है, 120 भी जा सकता है, ये 80 भी जा सकता है, वो प्ले होता रहेगा। लेकिन आज के दिन फ्राइडे में आप मंडे को लिया, ट्यूसडे को बेच दो, वेडनेसडे को बेच दो, थर्सडे को बेच दो, जो भी आपने खरीदा वो आपकी मर्जी है। आज का जो आखिरी दिन है, जो खरीदा है, या तो आप बेचेंगे, अगर आपने नहीं बेचा जो भी आपने खरीदा है, तो वो ऑटो स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब वो अपने आप ही आज के दिन खत्म हो जाएगा। जो भी आपने वहां पे बेट लगाया हुआ है, तो ये जो पुट और कॉल वाले हैं ना, ये कुछ नहीं करते, इट इज जस्ट अ लीगल फॉर्म ऑफ बैटिंग। मैंने बेट लगा दिया कि 100 से 110 रुपए होगा, तो अगर मैंने 1 रुपया लगाया तो मुझको आप 2 रुपए दोगे। मैं बोल रहा हूँ ये 100 का 95 रुपया हो जाएगा, मेरे को 1 रुपए के बदले आप 4 रुपए दोगे, आपकी मर्जी है। मैं आपसे बेट लगवा रहा हूँ, आपके पैसे हैं, आप जैसे मर्जी बेट लगाइए। तो इस तरह से ये एक एक्सपायरी की गेम होती है। आपने जो आपस में 4 दिन खेला, बेचा, खरीदा, आप खरीदते रहो, बेचते रहो, उस कॉन्सेप्ट को आगे जब मैं पुट कॉल को का एक एक्सक्लूसिवली लेक्चर लूँगा, उसमें आपको समझाऊँगा इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन एक्सपायरी का मीनिंग है कि आज फ्राइडे को, ये जो आज का फ्राइडे है, जैसे आज फ्राइडे था, उस दिन आपको या तो बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। जो कॉल वाले हैं उनको बेचना है, उनको सेल करना है, और जो पुट वाले हैं उनको बाई करना पड़ेगा। और अगर आपने 100 में बोला था 95 और इंडेक्स पहुंच गया 105 पे, मतलब जो भी आपने लगाया वो सारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो, बिग ज़ीरो। आपने बोला भाई 110 जाएगा, लेकिन वो आ जाता है 98 के ऊपर, 98 पे आ गया, क्योंकि आपने क्या बेट लगाया था, 100 से 110 जाएगा, 98 पे आ गया, तो आपका भी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। पर ये दोनों का ज़ीरो नहीं होगा ना, या वो 100 से ऊपर रहेगा या 100 से नीचे आएगा, 100 पे भी रह सकता है वो, और अगर वो 100 पे रहा तो दोनों ने पैसे खो दिए, पुट राइटर ने भी, कॉल राइटर ने भी। तो ये बहुत डेंजरस गेम प्ले है। तो आज की एक्सपायरी थी, तो जो एनालिस्ट ने आज एनालाइज़ किया, क्योंकि आज ये वोलेटिलिटी इसलिए हुई कि वो जो कॉल और पुट राइटर थे, उनको समझ ही नहीं आया कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट कंट्रोल होती है इंटरनेशनल फैक्टर से ज़्यादातर। तो इंटरनेशनल फैक्टर बहुत मिले-जुले थे, वो आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये नीचे को गिरता है, ये गिरता है, इसको गिराने वाले कौन थे? पुट वाले थे, जो कि 100 से 95 लाने वाले थे, और ऊपर उठाने वाले कौन थे? कॉल राइटर। तो जिन लोगों ने, रिटेलर ने पैसा लगाया था, आप लोगों ने जिन्होंने भी दौर लगाया था, रिटेलर ने, आप सब रहे वहाँ माइनस में, क्योंकि उसने पहले पुट किया, तो आपको लगा कि अच्छा ठीक है, जिसने शॉर्ट किया होगा उसको बेनिफिट होगा, लेकिन बंद होते-होते वो जो है 2000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो पुट वाले रिटेलर भी मारे गए और कॉल वाले रिटेलर भी मारे गए। तो अल्टीमेटली पैसा किसने कमाया? जो पुट की बेटिंग करवाता है,
और जो कॉल की बैटिंग करवाता है, उन दोनों ने पैसा कमाया और जिन लोगों ने पैसा लगाया, उन सब ने जेबें भर-भर के पैसा गँवाया। तो इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी जो ट्रेडिंग है, वो मत करा करिए क्योंकि वो आपको डुबोएगी। चलिए अब आगे आते हैं, रिकवरी का रीज़न क्या रहा? आईटी स्टॉक ने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी 3-4 दिनों से आई थिंक। लगातार 4 दिनों से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फेड का जो रेट कट आने वाला है, उसको सारे एंटीसिपेट कर रहे हैं और उसी रेट कट की वजह से आप देखिए, ये जो है आपका आईटी का जो इंडेक्स है, वो कितना पावरफुल ऊपर चला है। लास्ट 4 सेशन से या ये जो वीक है, दिस वीक आईटी इंडेक्स जो है आपका राइज़ कर रहा है। 2 रीज़न मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 यूएस रेट कट और नंबर सेकंड रीज़न मैंने क्या बताया आपको? अगर आप लोगों को याद हो, स्ट्रॉन्ग डॉलर और डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी, रूपी की वैल्यू अब कम होगी। अगर 1 डॉलर 84 रुपी है, तो ज़्यादा पैसे किसको मिलेंगे? आईटी कंपनीज़ को। तो इसीलिए आईटी कंपनीज़ ऊपर जा रही हैं और आज की जो बाद में गेन हुई, उसमें फाइनेंशियल सर्विस था, टेलीकॉम था, आईटी था, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटो स्टॉक क्योंकि पिछले 2-3 सेशन से ये ज़्यादातर नीचे को गिर रहे थे। तो अब वो नीचे थे, तो उनका ऊपर चढ़ना बनता था और कंज़्यूमर जो स्टॉक्स हैं, क्योंकि उनकी बहुत धुलाई हुई थी कल। क्यों धुलाई हुई थी? मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे गाइडेंस ये दी थी, किसने गाइडेंस दी थी? डाबर ने। डाबर ने गाइडेंस दी थी कि हमारा 5 या 6% हमारा ग्रोथ होगा। उस चक्कर में वो सारे गिरे थे, बहुत बुरी तरह से गिरे थे। इसीलिए आज इन्होंने ऊपर जाना था, तो ये ऊपर को राइज़ किए। और इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो अच्छा डाटा आया है, इस पे भी रिएक्शन हुई है। लेकिन आज का जिसको आप क्या कहेंगे? सुपरस्टार। जैसे आजकल मूवी चली हुई है ना, कौन-सी मूवी चली हुई है आजकल? पुष्पा, पुष्पा 2 और आज बड़ी ट्रेजिक न्यूज़ है कि एक किसी की डेथ हो गया हैदराबाद में और वहाँ पे अल्लू अर्जुन जी आए थे उस एक थिएटर में और वहाँ स्टैम्पेडी हुई बहुत ज़्यादा, भगदड़ में एक औरत बेचारी मारी गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनके पति ने कंप्लेंट की और वहाँ बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए उसमें जो अल्लू अर्जुन हैं, जो पुष्पा के स्टार हैं, उस मूवी के, वो भी अरेस्ट हुए हैं। इट्स अ वेरी ट्रेजिक न्यूज़ आज। तो वो स्टार हमारे अरेस्ट हो गए दैट्स और उसी तरह से पुष्पा लेवल का जो स्टार आज रहा स्टॉक मार्केट का, वो रहा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल आप सबको पता है कि टेलीकम्युनिकेशन में है और साथ में ब्रॉडबैंड में भी इनकी बहुत ही ज़बरदस्त प्रेज़ेंस है इंडिया में और ये आज इसलिए राइज़ किए हैं क्योंकि एक जेफ़री करके फ़र्म है, जेफ़रीज़, ये बहुत इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं ये, इन्वेस्टमेंट बैंकर और इनकी एक रिपोर्ट आई है और एशिया में टेलकोज़ में, टेलीकम्युनिकेशन में नंबर 1 पे रखा है भारती एयरटेल को, जो कि बहुत खुशी की न्यूज़ है। इन्होंने जियो को नंबर 1 पे नहीं रखा, भारती एयरटेल को नंबर 1 पे रखा और स्टॉक देखिए आप रॉकेट हुआ, 45 डिग्री का एंगल बना, तो मैंने हमेशा आपको समझाया है, ग्राफ पे जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ज़ूमिंग राइज़ होगी। इस कॉन्सेप्ट को भी कभी हम डिटेल में लेंगे। ये देखिए रीज़न, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़, उन्होंने भारती एयरटेल को एशिया की नंबर 1 पिक बताया है 2025 की, नंबर 1 पिक है ये। और आज की जो मार्केट को इन्फ्लुएंस किया, ये मैं 4 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ, फेडरल रिज़र्व रेट कट और अगर रेट कट नहीं हुआ ना, तो आप देखिएगा मार्केट में हाहाकार मचेगा। ऐसा बहुत बार हुआ, मार्केट ने एंटीसिपेट किया, लोगों ने मार्केट को ऊपर बढ़ाया और वही कहावत हुई, शेर आया, शेर आया, शेर आया और लास्ट में कोई शेर नहीं आया। तो चारों तरफ वर्ल्ड मार्केट को बोला जा रहा है कि रेट कट होगा। पूरी 99% एक्सपर्ट 99% चांसेस कह रहे हैं, लेकिन 1% इज़ ऑलवेज़ देयर और मार्केट 1% का झटका कभी भी दे सकती है।
यूरोपियन इंडाइसेस जो है वो ऊपर बढ़े हैं, क्यों? क्योंकि यूरोपियन ईसीबी हुआ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिक पॉइंट ये डिक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट को, और ये जर्मनी का डेक्स जो है, जैसे हमारा सेंसेक्स है वैसे ही जर्मनी का, ये जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और तो यूरोपियन यूनियन में वैसे तो जो इकोनॉमी बहुत बड़ी है वो है इंग्लैंड की, लेकिन आपने ब्रेग्जिट का नाम सुना होगा। ब्रेग्जिट जब से हुआ है तो इंग्लैंड जो है यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया, तो अब यूरोपियन यूनियन की और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो जर्मनी है। इसलिए हमने डेक्स को देखा, और डेक्स राइज किया है, वो राइज इसलिए कर रहा है कि वहाँ पर रेट कट होने वाला है। अब आगे चलिए यहाँ पे, उसके बाद एशियन जो स्टॉक्स हैं वो गिरे हैं। गिरे क्यों हैं? देखो, होना क्या चाहिए था, कल उन्होंने क्या किया, जो चाइनीज इकोनॉमी है, चाइनीज इकोनॉमी एशिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो, वर्ल्ड का जो सेंटर है इकोनॉमी का वो है चाइना। चाइना ने बोला कि हमने एक स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस क्या है? कि हम रेट कम करेंगे, और जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे इकोनॉमी को। ये तो अनाउंस कर दिया, और पिछले कल क्या हुआ था, शंघाई की, हांगकांग की, सिंगापुर की और सियोल की, जो कि साउथ कोरिया और जापान की, सारे इंडेक्स बढ़े थे एक लाइन के अंदर। सबको उम्मीद थी कि ये स्टिमुलस देंगे, उसकी डिटेल आनी चाहिए। आप अगर मान लो 50,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो डिटेल आएगी ना, किस सेक्टर को कितने पैसे आप दे रहे हैं, वो पैसा कहाँ जाएगा, किस मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, वो सारी डिटेल्स आनी चाहिए। लेकिन इनकी कोई भी डिटेल नहीं आई, और चाइना वैसे भी एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसका कोई पता नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक है। इसीलिए चाइना में जो इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ही नेगेटिव बेट होता है, और आज मार्केट ने रिएक्ट किया, और हैंग सेंग कहाँ का इंडेक्स है ये? हांगकांग का इंडेक्स है ये। हांगकांग का इंडेक्स कितना गिरा? देखो आप, ऊपर से नीचे तक ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन कहाँ को बना रहा है? डाउनवर्ड को बना रहा है। और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बाकी स्टॉक मार्केट में नहीं देखने को मिलता, हांगकांग में वो लंच ब्रेक देते हैं वहाँ पे। और आपको पता होगा, हांगकांग एग्रीमेंट था यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ 99 ईयर्स का, और फिर ये एग्रीमेंट ख़त्म हुआ तो ये दोबारा वापस गया चाइना को। पहले ये कंट्रोल में रहा किसके? यूके के। तो जितना भी हांगकांग का सिस्टम है वो इंग्लैंड ने डेवलप किया है, और अब उसको टेक ओवर कर लिया है चाइना ने, क्योंकि बेसिकली वो चाइना का था। तो उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम वहाँ पे बनाया है कि लंच ब्रेक भी होती है, वो बाकी और किसी इंडेक्स में नहीं है जो हम स्टडी करते हैं। शंघाई का कंपोजिट ये भी 2% गिरा, क्योंकि चाइनीज़ जो मार्केट है उसमें वर्ल्ड के और फर्म्स भी वहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, तो उनको लगा कि ये धोखा है स्टिमुलस, तो ये मार्केट गिरी। और जो साउथ कोरिया का है वो हल्का-सा उसने एडप्ट किया। तो आज जो मार्केट में वोलेटिलिटी तो हमारे रही, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस इंडेक्स में जहाँ से सुबह चला था उससे बढ़ के ही बंद हुआ ना। और मैंने आपको पहले भी इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है आपको। ये समझाया था मैंने कि हमारी जो मार्केट है, वो एक रेंज में रहेगी। किस रेंज में रहेगी? 24,500 से लेके 25,000 की रेंज के बीच में। तो आज देखिए मार्केट उसी रेंज में रही, और हम कैसे पता लगा एक्सपर्ट को, और हमें हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इस चीज़ का आइडिया कैसे हुआ? हमको आइडिया यहाँ से आइडिया हुआ कि ये जो न निफ्टी विक्स है, ये वाला जो विक्स है, ये डिक्लाइन कर रहा है, मीनिंग मार्केट में वोलेटिलिटी है नहीं। पुट और कॉल वालों ने, जो अभी मैंने आपको समझाया, इन्होंने आज ये खुद बर्बाद हुए वहाँ पे। मार्केट में जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर उसको बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, उसको उल्टा क्या हुआ है? बेनिफिट हुआ मार्केट के अंदर। तो मार्केट बहुत डेंजरस जगह है ट्रेडर के लिए, और मार्केट बहुत शानदार जगह है किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए।
और यहाँ देखिए विक्स बिलो 15 है, डिक्रीज़ किया 13.05, 1% के करीब डिक्रीज़ किया क्योंकि मार्केट, और अब अगले 15 दिन कम से कम मार्केट ऐसे ही रहेगी। कैसे? रेंज बाउंड रहेगी, म्यूटेड रहेगी, और अगला ट्रिगर आएगा 17 और 18 को, और उसके बाद ट्रिगर कब आएगा? एक प्री बजट रैली होगी इंडिया के अंदर। बजट से पहले एक छोटी-सी रैली होगी। हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, आप चिंता ना करिए, क्योंकि एक ये जो 15 से 20 दिन हैं, ये म्यूटेड से रहेंगे, और इसके पीछे एक इंटरनेशनल रीज़न भी है कि क्रिसमस का वीक शुरू होने वाला है। कहाँ पे? ये शुरू होने वाला है यूएस में, और जो वहाँ के फंड मैनेजर हैं, वो छुट्टी पे चले जाते हैं। कब से? करीब 20 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। फर्स्ट को उनकी वो पार्टी-पुर्टी चली रहती है। तो अब जो मार्केट असली परफॉर्मेंस अपनी देगी, वो देगी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और उस वक़्त आ जाएगा इंडियन प्री बजट। बजट में क्योंकि डिस्कशन होना शुरू हो जाती हैं, किस सेक्टर को क्या पैसा मिलेगा, तो वो सारा आना शुरू हो जाएगा। और आज की डेट में मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों डिक्लाइन किए हैं, नीचे को गिरे हैं। और ये देखिए, जब पूरी मार्केट ऊपर जा रही है, ये डिक्लाइन कर रहे हैं, और डिक्लाइन के पीछे इनका जो रीज़न है, क्योंकि जो एफआईआईज़ हैं, वो एफआईआईज़, ये देखिए एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैं दोबारा, जो मैंने आपको 4 दिन पहले भी समझाया था, उसको दोबारा पिक्चर में लेके आता हूँ। 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर कब था? पिछले कल। पिछले कल एफआईआईज़ ने 3,560 करोड़ रुपए के, 3,500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स यहाँ पे सेल किए भारतीय मार्केट में, और मार्केट गिरा बहुत बुरी तरह से, जो कल आपने देखा। और बाई किसने किए? बाई 2,600 करोड़ रुपए के किसने? डीआईआईज़ ने किए यहाँ पे बाई। आज और पिछले कल स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स 12th को क्या किया था? दोनों राइज़ किए थे। मिड कैप भी राइज़ किया था और स्मॉल कैप भी राइज़ किया था। आज का डाटा आएगा एफआईआईज़ का कल, जो 13th का डाटा है, 13th का दिसंबर का डाटा है एफआईआईज़ का, वो आएगा 14th को, या हो सकता है मंडे को भी आए। जब भी ये डाटा आएगा, मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर या तो शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, या हो सकता है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा एक लॉन्ग वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की प्रेडिक्शन है यहाँ पे कि जो एफआईआईज़ का डाटा है, वो एफआईआई आज या तो बायर होगा, नेट बायर होगा आज इंडियन मार्केट में, और ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसके पीछे कारण क्या है कि नेट बायर क्यों होगा, हमको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि बीएससी का जो स्मॉल और मिड कैप है, वो डिक्लाइन किया है, और निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों राइज किए हैं। और हमेशा ही एफआईआईज़ पैसा कहाँ पे डालते हैं? निफ्टी 50 में और बैंक के अंदर। तो कल डाटा देखेंगे, और हमारी हिमालय स्टॉक गुरुकुल का एनालिसिस सही है गलत है, उसका टेस्ट आपके सामने हो जाएगा। तो इस आज के इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। हर रोज़ हम एक कोट करते हैं, तो आज की जो कोट है, जो मैंने कोट लेके आया हूँ, वो देखिए आप। एवरी टाइम यू बोरो मनी, जब भी आप लोन लेते हैं, यू आर रोबिंग, आप लूट रहे हैं योर फ्यूचर सेल्फ, आप खुद को, अपने भविष्य को लूट रहे हैं अगर आप हमेशा लोन लेते हैं, बोरो करते हैं। कितनी शानदार पंक्ति है ये। तो आपको जो लोन है, वो बहुत कम। तो आप लोग अगर बार-बार लोन ले रहे हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, कि पैसा लेके पैसा बना रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप छोटी-मोटी ज़रूरतों, अपने फैशन के लिए, शौक पूरे करने के लिए बिना मतलब से लोन लिए जा रहे हैं ना, तो आप अपने भविष्य को रोब कर रहे हैं, उसका सत्यानाश कर रहे हैं अपने भविष्य का। क्योंकि बोरिंग मीन टेकिंग अवे फ्रॉम योर फ्यूचर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि आपको उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब आपको वापस देना है। आपने लोन तो ले लिया 10 लाख रुपए का, लेकिन किस्तें आप बीच में कुछ गायब कर देंगे, क्योंकि अगर आप लाइफ के प्रति इतने डिसिप्लिन होते, तो आपको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मीनिंग डिसिप्लिन आपकी लाइफ का हिस्सा है नहीं, पंक्चुअलिटी आपका हिस्सा है नहीं। आप टाइम से
ईएमआईज़ नहीं देंगे, अगर नहीं देंगे तो बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता रहेगा वहाँ पे, और 10 लाख रुपए आपको बताया गया होगा कि आपको 14 लाख रुपए देना है 7 साल में। लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि बैंक ने आपसे 17 और 18 लाख रुपए ले लिया, या उससे भी ज़्यादा वापस बैंक लेगा। मैंने 2 या 3 वीडियो बनाए हैं कि क्रेडिट कार्ड से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। वो मेरा वीडियो है, कल या परसों ज़रूर आप मैं अपलोड करूँगा, आप देखिए। और लोन कितना लेना चाहिए, क्या उसके फंडामेंटल्स हैं, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो भी बना रहा हूँ। तो हर बार अगर तो आपको एक मुसीबत आ गई है ना बहुत बड़ी, तब तो लोन लेना ही पड़ेगा। लेकिन बिना मतलब से अगर लग्ज़री के लिए, दिखावे के लिए, होता क्या है लग्ज़री के लिए और शो ऑफ, बिना मतलब की शो ऑफ जिसका कोई सर पैर नहीं है। और शो ऑफ किसको करने जा रहे हैं आप? जिसको आप चिढ़ाना चाहते हैं। जिसको आप चिढ़ा रहे हैं, वो आदमी तो इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो उसके लिए आप अपने सर के ऊपर कर्ज़ा क्यों ले रहे हैं? इससे बड़ी दुनिया में कोई बेवकूफ़ी नहीं है। तो you have to pay back the borrowed money with interest, reducing the amount you can save or invest। और भविष्य में जो पैसा आप इंटरेस्ट पे दे रहे हैं वो आपकी सेविंग में कम हो जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, और ये आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम को आपको गुलाम बना देगा। इसलिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया है बहुत ही शानदार है, रॉबिंग। तो ये जो लाइन है ये नेथन डब्ल्यू मॉरिस की लाइन है। ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी जो लाइन है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए आज उसको लेके आया हूँ मैं। तो कम से कम लोन लीजिए आप। लोन लेना है, पैसे से पैसा जब आप बनाएँगे उसके लिए लोन लिया जाता है। लोन की पूरी साइंस मैं आपको समझाऊँगा। आज आपने मेरा वीडियो यहाँ पे देखा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो मुझको आप क्या करेंगे? कमेंट करना पड़ेगा आपको कि आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। आप यहाँ तक मेरे वीडियो में पहुँचे हैं तो आप कमेंट कीजिए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा। लाइक आप तभी करना जब आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने ये वीडियो देखा स्माइल के साथ, थैंक यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं कल और परसों बहुत शानदार नए वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।